हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए जी, अब करते हैं बात हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, और आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, कि ये साइकोलॉजी जो है वो क्या है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो क्या होती है। ठीक है ना, ये तो बात आपको हो गई जी क्लियर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। किसके बारे में बात करते हैं, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब आप समझते हो, कार्य क्षेत्र है ना, जिसको हम लोग क्षेत्र बोलते हैं। कार्य क्षेत्र क्या है इसका, एजुकेशन साइकोलॉजी का, है ना। तो क्षेत्र के बारे में अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे कि क्षेत्र के बारे में हमने बताना है कि ये तो हमने देख लिया कि एजुकेशन साइकोलॉजी ये होती है वो होती है। ठीक है, ये बात तो हमने देख ली, लेकिन हमें ये भी तो अब पता होना चाहिए ना कि जो एजुकेशन जो साइकोलॉजी है उसका क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके ये जो है इसमें सिलेबस में गिवन है ये चीज़। ठीक है, तो जो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कहाँ से कहाँ तक जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। भाई शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो शिक्षा का जो स्कोप होता है, जो इसका जो स्कोप है वो केवल ये नहीं कि बाल्यावस्था से है या फिर इसका स्कोप जो है वो किशोरावस्था तक ही है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी कि इतना नहीं होता कि बस स्कोप वहीं तक है। इसका जो स्कोप है वो जीवन भर रहता है। इसका स्कोप क्या रहता है, जीवन भर ही रहता है। तो ये सारी की सारी बातें यानी कि जो बेसिक है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो स्कोप है इस कहाँ कहाँ तक है। तो पहली बात तो क्या है, शिक्षार्थी। पहली बात तो क्या है जी, शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का मतलब क्या है, आप विद्यार्थी भी बोल सकते हो, है ना। और इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, लर्नर बोलते हो। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो, इसको आप लर्नर बोलते हो। लर्नर यानी कि जो सीखने वाला है। ठीक है ना। तो शिक्षार्थी की ये किस प्रकार से मदद करता है, इसका जो क्षेत्र है वो शिक्षार्थी किस प्रकार से है, ये कैसे मदद करता है सीखने वाले की। तो देखिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो शिक्षार्थी की भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो शिक्षार्थी की भूमिका है वो क्या है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि लास्ट में ले देकर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो चलती तो शिक्षार्थी के लिए ही है, लर्नर के लिए तो होती है। जैसा लर्नर जो है वो सीखना चाहेगा वैसा ही टीचर जो है वो सिखा देगा। ठीक है ना। तो देखो, जब तक भी मतलब कोई भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो, जो शिक्षण कार्य है वो बहुत हद तक विद्यार्थी के विकास के बारे में होता है। किसके बारे में, विद्यार्थी के विकास के बारे में होता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में होता है। हम जब किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो उसके विकास को हमने ध्यान रखना होता है, उसके व्यक्तित्व का हमने ध्यान रखना है, व्यक्तित्व तक भी होता है। क्योंकि जो शिक्षण कार्य जो है वो विभिन्न तरह के विकास पे, व्यक्तित्व पर, उसके बाद बुद्धि के ऊपर, है ना। बुद्धि का चैप्टर आप लोगों ने खूब पढ़ा है एसटेट के अंदर। तो बुद्धि के अंदर या फिर आप की जो बच्चे की अभिक्षमता क्या है, यानी कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, बच्चे की अभिक्षमता क्या है, उसके बाद बच्चे का चिंतन क्या है, यानी कि बच्चे की थिंकिंग क्या है, बच्चे की क्या है थिंकिंग क्या है, इनके ऊपर निर्भर करती है कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो तो वो बच्चे के विकास पर डिपेंड करता है, बच्चे की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, बुद्धि पर करता है, उसके एप्टीट्यूड पर करता है, और उसके किसके ऊपर करता है, थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और इन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है ना। इन सभी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। यानी कि देखो भाई, जो शिक्षार्थी के जो विकास होते हैं, यानी कि जो एक बच्चे का जो विकास होगा, आपको पता है कि विकास जो है वो मेनली तो 4 ही प्रकार का है। वैसे तो विकास कई प्रकार का होता है, लेकिन मनोविज्ञान के अंदर हम लोग बालक के शारीरिक विकास की बात करते हैं, बालक के मानसिक विकास की भी बात करते हैं, फिर उसके बाद बालक के हम किसकी संवेगात्मक विकास की भी बात करते हैं, संवेगात्मक, और उसके बाद सामाजिक विकास की बात आती है। तो इन सभी विकास के बारे में समझना एजुकेशन साइकोलॉजी का कार्य क्षेत्र है।
बालक का शरीर का विकास कैसे होगा, बुद्धि का कैसे होगा, इमोशंस का कैसे होगा, और सोशल डेवलपमेंट है वो बच्चे का किस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको समझना एक टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि विद्यार्थी को जो शिक्षा दे रहे हैं वो बढ़िया तरीके से और आसान तरीके से दी जा सके। इसीलिए इन सब को समझना क्या है, बड़ा ज़रूरी है। तो ये शिक्षार्थी को जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो सीखने के लिए आता है, उसके लिए ये क्या है, बड़ा उपयोगी है उसको समझने के लिए कि आपको शिक्षार्थी को कैसे समझना है। जब तक आप बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में नहीं समझोगे, उसकी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और थिंकिंग के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, उसके विकास के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक आप उसको सही मायनों में अधिगम नहीं करवा सकते। तो पहला इसका जो स्कोप है वो कहाँ तक है, वो शिक्षार्थी तक है। ओके, उसके बाद अगली बात हम लोग करते हैं शिक्षार्थी के बाद कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया माना प्रोसेस जो है, ठीक है, जो सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप जो है वो कैसा होना चाहिए। अब बच्चे को आप लोग पढ़ाओगे, बच्चे के बारे में आपने सब कुछ जान लिया कि बच्चे की जो बुद्धि के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, आपको बुद्धि का टॉपिक इसीलिए तो पढ़ाया जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उनका जो बुद्धि है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, वो किस तरह से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बच्चा मंदबुद्धि है आपकी क्लास में एक बच्चा मंदबुद्धि है, तो आप उसको ये दे रहे हो कि कल मैं तुमसे 2 लेसन का तुम्हारे टेस्ट मैं तुमसे लूँगा, तो क्या ये सही रहेगा। मंदबुद्धि बच्चा 2 तो क्या 1 लेसन भी याद नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उन 1 लेसन में से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटकर बच्चे को समझाने होंगे कि ये स्कूल उसमें पेपर में आ सकते हैं, केवल तुम्हें ये 2 प्रश्न करके लाने हैं, वो बच्चा कर लेगा। जब तक आपको बच्चों की बुद्धि के बारे में नहीं पता, आप बच्चे को नहीं पढ़ा पाओगे। तो ये इसको बोलते हैं नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, क्योंकि आपको साथ साथ में इंग्लिश के जो वर्ड है वो भी सीखिए भाई साथ साथ में। और क्योंकि जब आप पेपर दोगे तो इंग्लिश के जो वर्ड है उसको देखकर आपका जो है वो सही जो है निर्णय ले पाओगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस यानी कि जो लर्निंग की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके नेचर के बारे में समझाने में ये जो इसका कार्य क्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ तक भी इसका स्कोप है कि भाई सीखने की प्रक्रिया जो होती है ना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो विद्यार्थी होता है, सीखने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर विद्यार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। विद्यार्थी क्या लाता है सीखने की प्रक्रिया में, अपने व्यवहार में क्या लाएगा, व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाता है सीखने की प्रक्रिया के अंदर। जानते हो इस बात को। तो वो क्या करता है, वो नए नए कॉन्सेप्ट सीखता है। वो क्या करता है, विद्यार्थी जब अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाएगा तो वो नए नए क्या सीखता है, कॉन्सेप्ट सीखता है। और अपनी जो चिंतन की प्रक्रिया होती है ना, यानी कि जो बच्चा सोच सकता है, जो अपने चिंतन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, इसको रीऑर्गेनाइज करता है। उसको क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करता है। किसको करता है रीऑर्गेनाइज, सीखने की प्रक्रिया को, अपने चिंतन की प्रक्रिया को, है ना। जब बच्चा सीखने के लिए आएगा नए नए कॉन्सेप्ट सीखेगा, है ना, और अपनी चिंतन प्रक्रिया को क्या करेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा, यानी कि जिसको आप हिंदी में बोलते हो पुनर्संगठित करेगा। ठीक है ना। तो देखो सीखने की कुछ प्रक्रिया तो ऐसी होती है जिसका आप अवलोकन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अवलोकन कर सकते हो। जैसे बच्चे के शरीर का विकास कितना हुआ, है ना, आप अवलोकन कर सकते हो बच्चे के शरीर के विकास को। आपने देखा इतनी हाइट बढ़ गई, फीते से नाप लोगे, है ना, इतना जो है वेट बढ़ गया, अब वेटिंग मशीन से नाप लोगे, तो वो तो शरीर का हो गया, वो तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, फिर बच्चे ने जो मानसिक विकास है, आप पेपर के द्वारा उसका पेपर लोगे, पता चल जाएगा कैसा मानसिक विकास हुआ। यानी कि बच्चा जब जो लिखेगा, बातचीत करेगा, इस तरह की प्रक्रियाएं जो हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप उनके द्वारा जान सकते हो कि बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है ना। और इन जो ये क्रियाएं जो होंगी, ये जो सीखने की जो नेचर है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसको समझाने के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये इसका कार्य क्षेत्र है कि बच्चा सीखेगा कैसे। देखो एक तो होता है
कि बच्चा ऐसा सीखता है जिसका आप अवलोकन कर सकते हो, एक ऐसा होता है कि जिसका आप अवलोकन नहीं कर सकते। बच्चा अपने मन के अंदर अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट, धारणाओं को बना लेता है और समय आने पर उनको प्रकट करता है। उसको हिडन कैरिकुलम भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? हिडन कैरिकुलम भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण जो स्कोप है वो कौन सा हो गया? नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद तीसरा जो स्कोप है वो क्या है? वो है जी सीखने की परिस्थिति। वो क्या है? सीखने की परिस्थिति। तीसरा स्कोप है सीखने की परिस्थिति, यानी कि द लर्निंग सिचुएशन, जिसको आप क्या बोलते हो? द लर्निंग सिचुएशन, सीखने की जो परिस्थिति होती है, द लर्निंग सिचुएशन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा प्रमुख जो स्कोप है या जो क्षेत्र है, जो वो लर्निंग की सिचुएशन है। ठीक है ना? तो ये लर्निंग की सिचुएशन क्या होती है कि देखिए कि जो शिक्षक है, जो टीचर होता है, जो शिक्षक की मनोवृत्ति है, यानी कि शिक्षक का कैसा एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? हम लोग एटीट्यूड का मतलब किससे लेते हैं? हम लोग एटीट्यूड का मतलब लेते हैं घमंड से। हम लोग बोलते हैं ना कि भी फलाने में तो बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा घमंड है उसको। लेकिन एटीट्यूड का मतलब बच्चों घमंड नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? चीज़ों को देखने का नज़रिया। आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, इसका मतलब क्या? आप कहोगे मैडम नज़रिया क्या है ये? जैसे दो लड़के हैं, दो मित्र हैं, जो भी हैं, और वो दोनों साइकिल से स्कूल जा रहे हैं। उन दोनों के पास साइकिल है अपनी और वो स्कूल जा रहे हैं। तो एक लड़का है उनमें, दो लड़कों में से एक लड़का क्या है? बड़ा दुखी है, और एक लड़का है वो खुश है। अब ये दुखी क्यों है, ये खुश क्यों है? एक लड़का दुखी है क्योंकि वो जो उसके साथ साथ गाड़ियाँ चल रही है ना, रोड के ऊपर गाड़ियाँ तो चलेंगी, बाइक भी चलेगी, साइकिल भी चलेगी, तो वो गाड़ियों को देख रहा है। अब वो ये सोच रहा है कि काश भगवान ने मेरे पापा को इतना पैसा दिया होता, हम भी गाड़ी ले लेते। या हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो कि भगवान मुझे अगर कोई नौकरी लगा देता तो मैं गाड़ी ले लेता और गाड़ी में आराम से आता, मजे से आराम से गाड़ी में। अब देखो कितनी ठंड है, हीटर चला के आराम से बैठ जाता। वो दुखी है कि देखो भगवान ने मुझे इतना पैसा नहीं दिया और मैं साइकिल के ऊपर ठंड मर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, वो दुखी है। दूसरा लड़का बड़ा खुश है। वो खुश क्यों है? क्योंकि सड़क पर दूसरी ओर कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। वो लड़का खुश इसलिए है कि चलो शुक्र है भगवान ने मुझे साइकिल तो दी है, ये जो पैदल जा रहे हैं ये तो काफ़ी देर में पहुंचेंगे और मैं तो उनसे पहले पहुंच जाऊंगा जहाँ मैं जा रहा हूँ। क्यों शुक्र है भगवान ने मुझे साइकिल तो दे दी, तो वो खुश है। तो इन दोनों लड़कों के एटीट्यूड में फ़र्क है, चीज़ों के देखने के नज़रिए के अंदर फ़र्क है। एक का नज़रिया क्या है? नेगेटिव है, एक का क्या है? पॉजिटिव है। और जो पॉजिटिव है वो जीवन में सब कुछ पा लेगा धीरे धीरे। नेगेटिव है, इसको कुछ नहीं मिलेगा, शून्य, जीरो जीरो मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये दुखी है तो भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये खुश है तो हो सकता है कि भगवान इसकी जो एक जो पॉजिटिविटी है उसको देखकर उसको आगे गाड़ी का लायक ही बना दे। तो ये चीज़ों को देखने का नज़रिया है कि हम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। आपकी सैलरी महीने में 10,000 है, आप 10,000 में भी खुश हो, अरे शुक्र है भगवान 10,000 तो है। दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जिनको महीने के अंदर 10,000 भी नसीब नहीं होते, जो केवल 3-4 हज़ार में काम चलाते हैं। एक है 10,000 से बड़ा दुखी है, वो कहेगा अरे फलाने की सैलरी तो 50,000 है, मेरे को सिर्फ 10,000 मिलते हैं। तो ये एटीट्यूड है, ये चीज़ों को देखने का नज़रिया है। तो आपका एटीट्यूड वाला भी क्लियर हो गया। तो जो शिक्षक की मनोवृत्ति है एटीट्यूड है, या जो शिक्षक किस वर्ग से है, किस समुदाय से है, ठीक है ना। और जो यह स्कूल की जो एनवायरनमेंट है, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, वो सब सीखने की जो परिस्थितियों के अंतर्गत आता है ना। एक शिक्षक है वो बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करता है। अगर मान लो कोई बच्चा क्लास के अंदर गुस्से वाला है, बड़ा गुस्सा है उस बच्चे के अंदर, और टीचर क्या करता है, उस गुस्से को देखकर उसको मारता है, पीटता है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। भाई उसके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति तो थी, अब टीचर ने क्या किया, उसको मारा पीटा। लेकिन एक टीचर ऐसा है कि उसको मारने पीटने के बजाय उसको बड़े प्यार से हैंडल करता है कि देखो बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती, तुम प्यार से रहो, सबके साथ पोलाइटली बिहेव करो, ठीक है ना। तो ये क्या रह रहा है, प्यार से रह रहा है टीचर। तो ये टीचर का क्या हो गया, एटीट्यूड हो गया ना, चीज़ों को देखने का नज़रिया हो गया। ये बच्चे पर प्रभाव डालता है। बहुत बार देखा गया है, बहुत बार, कि टीचर के बुरे व्यवहार के कारण अक्सर बच्चे पढ़ाई तक बीच में छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं जाना,
पढ़ाई से मन उठ जाता है। टीचर जब क्लास के अंदर क्या करता है, भेदभाव करता है, यानी कि कुछ बच्चों से तो बात करता है, सारा दिन उन्हीं को आगे रखता है और बाकियों को मारता है, पीटता है, धमकाता है, तो बच्चों के अंदर भेदभाव आ जाता है। तो टीचर की मनोवृत्ति काम करेगी। फिर देखो, अगर क्लासरूम कैसा होगा, आरामदायक होगा। क्लासरूम कैसा होगा जी, आरामदायक होगा। वहाँ पर बढ़िया कुर्सियाँ लगी होंगी और बढ़िया हवा, जो आबो हवा है, मतलब जो हवा का वेंटिलेशन सही होगा वहाँ पर, ठीक है ना। जो है क्लास के अंदर की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद कमरा जो है वो साफ़ सुथरा होगा, बड़ा नीट एंड क्लीन कमरा होगा, तो बच्चा पढ़ना चाहेगा वहाँ पर। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कमरा हो कि जहाँ पर रोशनी भी ना आती हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, साफ़ सुथरा ना हो, गंदगी मची हुई हो, जाले लगे हुए हो, बदबू आ रही हो, या फिर कुर्सियाँ बैठने के लिए बिल्कुल आरामदायक नहीं है, जो बेंच उसके अंदर लगाए जा रहे हैं वो बड़े कठोर है, बच्चों के जो है कमर ही अकड़ जाती है बैठे बैठे, तो वहाँ पर बच्चे ढंग से नहीं पढ़ेंगे। तो जो सीखने की परिस्थितियाँ हैं, जो सिचुएशन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ये भी स्कोप है एजुकेशन साइकोलॉजी का। एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है कि बच्चे को सीखने की जो परिस्थितियाँ हैं वो बढ़िया दी जानी चाहिए। अगर बच्चों को परिस्थितियाँ बढ़िया नहीं दी जाएगी, है ना, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, है ना। तो कार्य क्षेत्र में इस तथ्य का पता लगाना होता है कि जो सीखने सिखाने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो भी नेक्स्ट, उसके बाद नंबर 4 पर कौन सा आएगा, मापन व मूल्यांकन। कौन सा आएगा, मापन व मूल्यांकन। तो ये नंबर 4 पर अगला स्कोप है मापन और मूल्यांकन का। मापन और मूल्यांकन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये जो मापन व मूल्यांकन है, इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान काम करता है। ये समझाने के लिए मदद करता है कि बच्चे का समय समय पर मापन भी होना चाहिए, मूल्यांकन भी होना चाहिए। ये मापन और मूल्यांकन आखिर है क्या, जैसे गेहूं का एक बोरा है, गेहूं के एक बोरे को आप लोग क्या कर सकते हो, तोल सकते हो, और आप ये बता सकते हो कि इस बोरे के अंदर 100 किलो गेहूं हैं, यानी कि 1 क्विंटल है इसके अंदर। तो ये तो गेहूं का क्या हो गया, मापन हो गया। लेकिन जब आप उसी गेहूं को हाथ में लेकर और ये बता देते हो कि गेहूं तो बढ़िया है, खाने के लिए बढ़िया है गेहूं, और खाने के लिए सही रहेगी, इसके अंदर जो है बढ़िया गेहूं है, तो ये क्या हो गया, इसका मूल्यांकन हो गया। गेहूं के बोरे को आपने तोला तो इसका मेजरमेंट हो गया। लेकिन आपने ये कह दिया कि गेहूं खाने में बढ़िया रहेगी, इसको खरीद लो, तो ये गेहूं का क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया, ठीक है ना। तो मापन और मूल्यांकन के लिए, मापन और मूल्यांकन पर भी ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान जोर डालता है, ठीक है। अगर आप बच्चे को सही ढंग से पढ़ाना चाहते हो तो बच्चे की बुद्धि का कितना विकास हुआ, बच्चे की अभिरुचि क्या है, बच्चे की अभिरुचि क्या है, या बच्चे की मनोवृत्ति, है ना, यानी कि एटीट्यूड बच्चे का कैसा है, और जो एप्टीट्यूड है यानी कि अभिक्षमता, ये अभिक्षमता क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड का मतलब है कि बच्चा किस काम को करने में सक्षम है, बच्चा क्या काम कर सकता है। देखो, मोहन नाम का एक लड़का है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको जो है मेडिकल, जो डॉक्टरी का पेशा है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो जब भी किसी डॉक्टर को देखता है तो उसके मन में आता है कि मैं भी मेडिकल लूँ और मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ, मैं जो रोगियों की सेवा करूँ, मैं जो गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज करूँ। तो उसकी अभिक्षमता कैसी है, उसकी अभिक्षमता जो है वो मेडिकल लाइन की है। अगर कोई एक ऐसा लड़का है जो वकील, वकालत के काम उसको अच्छे लगते हैं, तो उसकी अभिक्षमता इस प्रकार की है। देखो भाई, हम लोग केवल वो ही काम कर सकते हैं जिस काम को करने की हमारे अंदर अभिक्षमता है। अगर हमें वो काम करवाया जाएगा जिसकी हमारे अंदर अभिक्षमता है ही नहीं, तो हम उस क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो सकते। जैसे मान लो राम नाम के एक लड़के के अंदर क्या गाना गाने की अभिक्षमता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ये गाना बजाना है ना, ये हमारा काम नहीं है, तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग मेरे साथ, तू मेरे साथ बिजनेस कर, तू मेरे साथ बिजनेस कर। लड़का है वो गायक बनना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है। अरे लड़के में अभी क्षमता तो गायक बनने की है, बिजनेस कैसे करेगा। और मान लो कर भी लेगा तो हमेशा मन के अंदर एक टीस रहेगी, एक दर्द रहेगा कि मैं क्या नहीं बन पाया, मैं गायक नहीं बन पाया, क्योंकि उसके अंदर अभिक्षमता इस प्रकार की थी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि बच्चे की बुद्धि, अभिरुचि, अभिरुचि तो मतलब रुचि हो गई, इंटरेस्ट हो गया, मनोवृत्ति और जो अभिक्षमता है उसकी माप की जाए।
अभिक्षमता की क्या की जाए, माप की जाए, क्योंकि इन सब का मापन संभव है। इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बुद्धि को मापने का अलग तरीका है, अभिरुचि को, मनोवृत्ति को, अभिक्षमता को, इनको कुछ हद तक मापा जा सकता है, ठीक है ना। तो इनका मापन किया जाए और उनकी उपलब्धियों का, यानी कि जो जो उनको उपलब्धि मिलती है ना, उनकी उपलब्धियों का सही सही क्या किया जाए भाई, मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन। जब आपने किसी बच्चे के लिए आपने ए ग्रेड दे दिया, A+, तो आपने क्या कर दिया, आपने बच्चे के मूल्य का अंकन कर दिया, आपने बच्चे की वैल्यू बता दी कि बच्चे की वैल्यू ये है, ये मूल्य का अंकन है, ये बच्चे की वैल्यू का अंकन है, अंकन कर दिया आपने बच्चे की कि बच्चे की कितनी वैल्यू है, A+ वाला है। आपने कहा कि बच्चा खाली A है, या आपने कहा कि बच्चा B+ वाला है ना। तो आपने बच्चे के मूल्य का क्या कर दिया, अंकन कर दिया, आपने बच्चे की वैल्यू निकाल दी। तो जो उनकी उपलब्धियां होगी, अचीवमेंट होगी, तो उनका वो क्या है, वो उसका मूल्यांकन हो जाएगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर, यानी कि इसका क्षेत्र है कि वो टीचर को ये बताता है कि बच्चे का मापन किया जाए और क्या किया जाए, बच्चे का सही सही मूल्यांकन किया जाए, ताकि जो शिक्षा का जो सही सही जो लाभ है वो मिल सके बालक को। ठीक है, चलो जी। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है निर्देशन। नंबर 5 पर क्या है, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य, तो ये क्या है, निर्देशन और मानसिक जो स्वास्थ्य है ये क्या है, इसको निर्देशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइडेंस। क्या बोलते हैं निर्देशन को, निर्देशन को बोलते हैं गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ। गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ। तो देखिए इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर निर्देशन भी आता है, गाइडेंस भी आता है उसके अंदर, और मेंटल हेल्थ है वो भी आती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई, जो निर्देशन होता है ना, निर्देशन ये 3 स्तर पर किया जाता है। जो निर्देशन होता है वो 3 स्तर पर किया जाता है। एक तो किया जाता है पर्सनल, आप पर्सनल बच्चे को क्या दोगे, गाइडेंस दोगे। बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है अधिगम करने में, अधिगम माना सीखना, लर्निंग करना, बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है अधिगम करने में, तो आप उसको पर्सनल क्या दोगे, गाइडेंस दोगे। एक तो पर्सनल गाइडेंस होती है, एक होती है एजुकेशनल गाइडेंस। एक कौन सी होती है, एजुकेशनल गाइडेंस। एक एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर क्या होता है कि बच्चे के जो एजुकेशन के अंदर जो आ रही है वो एजुकेशनल है, और जो उसके जीवन के अंदर आ रही है। जैसे बच्चा यूँ कहता है कि भाई सर मेरे जो पापा हैं उनकी जो नौकरी है वो छूट गई है, नौकरी नहीं है उनके पास, और हमारे घर में जो है अब पैसों की तंगी आ गई, और मेरे पास अब किताबें खरीदने के लिए या कापी पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, आप उसको गाइड कर सकते हो, आप उसको स्कूल के फंड से कुछ किताबें जो हैं जो स्कूल के अंदर जो होती हैं लाइब्रेरी में वो दिला सकते हैं, कुछ उसके लिए जो स्टेशनरी की मदद कर दोगे, बच्चे के लिए यूनिफॉर्म है वो उसकी आप प्रोवाइड करवा दोगे, या आप उसको अपने तरफ से पर्सनल भी कुछ पैसे दे सकते हो, है ना। एजुकेशनल होती हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको दिक्कत आ रही है, वो एजुकेशनल गाइडेंस होती है। एक होती है व्यवसायिक यानी कि वोकेशनल, एक होती है वोकेशनल गाइडेंस। ये वोकेशनल क्या है भाई, जैसे बच्चे ने 10th क्लास कर ली, बच्चे ने 10वीं कर ली, और 10वीं करने के बाद बच्चे को ये नहीं पता चल रहा कि मैं आर्ट्स ले लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, मेडिकल लूँ, मैं नॉन मेडिकल लूँ। बच्चे को ये नहीं पता चल रहा कि किस दिशा में जाना है, क्योंकि 10th क्लास के बाद 4 दिशाएं होती हैं। आप सबको पता है ये तो बात तो, है ना। एक तो आर्ट्स की हो गई, एक कॉमर्स की हो गई, एक मेडिकल की होगी और एक नॉन मेडिकल की। अब पते बच्चा कंफ्यूज है, तो ये वोकेशनल गाइडेंस आप उसको दे सकते हो। जैसे बच्चे की रुचि है, आप बच्चे से कुछ सवाल पूछ सकते हो, उसके बारे में आप बच्चे को सही तरह से गाइड कर सकते हो। तो ये गाइडेंस है वो 3 प्रकार की है, पर्सनल, एजुकेशनल और वोकेशनल। तो इन सब को समझाने में एजुकेशन साइकोलॉजी मदद करती है, ये क्षेत्र है इसका, ये स्कोप है इसका, ठीक है ना, समझ में आ गई। और उसके बाद है जी मानसिक स्वास्थ्य है। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। तो देखो एक तो होता है शारीरिक स्वास्थ्य है, वो तो फिजिकल हेल्थ है, और एक बात है मेंटल हेल्थ की, ठीक है ना। तो देखिए कि भाई जो अध्यापक जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए भी
आप क्या कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो। यानी कि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो बच्चा ज़्यादा कुछ ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 5th हो गया, मानसिक स्वास्थ्य, और क्या हो गया, गाइडेंस हो गया। उसके बाद देखिए नंबर 6 पर, नंबर 6 पर आप बच्चे की किस तरह से मदद कर सकते हो कि ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ये मानव व्यवहार को सीखने के अंदर मदद करती है। देखो भाई, सभी मानव का, सभी ह्यूमन जो बींग्स है जितने भी, उन सब का व्यवहार अलग अलग है। किसी का व्यवहार क्या है, बड़ा पोलाइट नेचर का होता है, और कोई बड़ा रूडली सी बात करता है। मतलब हर तरह के व्यवहार को समझना इसका क्षेत्र है। आपके क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हर एक बच्चा अलग है। हर एक बच्चे की जो हैं विविधताएं हैं, हर एक बच्चा अलग अलग वंशानुक्रम का है, अलग अलग वातावरण का है हर एक बच्चा, तो अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो उस बच्चे की उस व्यवहार को समझने में ये क्षेत्र है उसका, ये मदद करती है कि आप किस प्रकार बच्चे के व्यवहार को समझोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगली बात क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम व वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग जो हेरिडिटी से आए हैं और अलग अलग उनका वातावरण है। ये जो हमारा एक जो मानव जो होता है जो भी, तो क्या कहा था वुडवर्थ ने कहा था, जो डेवलपमेंट होती है ना बच्चे की, वो क्या होती है, वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। वो हेरिडिटी के साथ एनवायरनमेंट प्लस में नहीं है, इनटू में है, गुणनफल है, योगफल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का योगफल है, नहीं, गलत। ये क्या है, ये गुणनफल है, ये इनटू होता है। यानी कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी के अनुसार भी होता है और वातावरण के अनुसार भी होता है। अब देखो, हमारी जो आँखों का रंग है, हमारी जो आँखों का रंग है वो कैसा होता है, हमारी हेरिडिटी के अनुसार। हमारी जो हाइट होती है ना, हमारा जो कद होता है वो हेरिडिटी के अनुसार। अब देखो भाई, अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा लंबा हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है ना। अगर जो आँखों का रंग है, हमारी आँखों का रंग काला है या आँखों का रंग भूरा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट क्या करेगा भाई, अगर किसी के आँखों का रंग भूरा है तो एनवायरनमेंट बताओ क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। तो एनवायरनमेंट और जो हेरिडिटी है ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं। एक टीचर को वंशानुक्रम का भी ज्ञान होना चाहिए और एक टीचर को वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए। पता होना चाहिए कि जो हेरिडिटी क्या रोल प्ले करती है और वातावरण क्या रोल प्ले करता है। ये एक डिबेट है, ये एक डिबेट है जो हमेशा से चलती आ रही है। जो वंशानुक्रम, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में से कौन महत्वपूर्ण है, ये एक डिबेट है बच्चों जो हमेशा से चलती आ रही है ना। तो देखो, अगर हम ये कहें कि वंशानुक्रम बीज है, अगर वंशानुक्रम बीज है हेरिडिटी, तो वातावरण मिट्टी है। जब आम का बीज होता है ना, आम के बीज से जब हम बोया जाता है, जब पेड़ बनता है तो आम ही लगेंगे, उसके अमरूद थोड़ी ना लगेंगे। अगर आम का बीज आप बोओगे ना तो उसके आम लगेंगे, अमरूद नहीं लगेंगे। लेकिन अच्छा खाद पानी देकर आमों की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। मानते हो ना ये बात, मानते हो ये बात, कि अगर आपने अपने घर के अंदर, मान लो आपने अपने घर के अंदर, तो भाई आपने कहा जी मैडम जी हमने तो हमारे घर के अंदर आम का जो पेड़ है ना वो बो दिया, भाई खाली जगह थी, आम उगेंगे उसके अंदर, तो भाई आम ही होंगे, अमरूद थोड़ी ना, लीची थोड़ी ना लग जाएगी, है ना। तो मानव का जो बच्चा है वो इंसान का बच्चा इंसान बनेगा, पशु का बच्चा पशु बनेगा, अरे चिड़िया का बच्चा चिड़िया ही बनेगा, तोता थोड़ी ना बनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अच्छा एनवायरनमेंट देकर हम लोग आमों की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं, है ना। हेरिडिटी पर हमारा जोर नहीं है, ये क्या है, ये तो हमारा जो माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से जो हमें विशेषताएं प्राप्त होती हैं वो हैं। लेकिन ये अनफोल्ड कैसे होती हैं, समय के अनुसार, समय के अनुसार अनफोल्ड हो जाती हैं, धीरे 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 समय के अनुसार। लेकिन जो वातावरण है, टीचर क्लास में वातावरण ऐसा दे सकता है कि बच्चे के लिए वो क्या हो, वो फायदेमंद हो। समझ में आया वंशानुक्रम व वातावरण क्या है। वैसे आपके उसके एग्जाम के अंदर वंशानुक्रम वातावरण का टॉपिक नहीं दिया, ये भी एक लंबा टॉपिक होता है। लेकिन यहाँ पर आपको इतना समझना है कि ये एजुकेशन साइकोलॉजी का एक स्कोप है, मैंने आपको शॉर्ट में इसको बता दिया। चलो जी,
उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है कि वृद्धि और विकास, है ना। जो नेक्स्ट क्या है, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास को तो आप समझते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को तो आप अच्छी तरह समझते हो, है ना, कि बच्चे की जो वृद्धि है और विकास, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होती है शारीरिक वृद्धि, वृद्धि क्या होती है, शारीरिक वृद्धि, और विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और डेवलपमेंट कैसा होता है, और डेवलपमेंट होता है चारों तरफ से चहुमुखी विकास, यानी कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक हर प्रकार का डेवलपमेंट। और वृद्धि केवल शारीरिक है, यानी कि अब ये जो वृद्धि है, शरीर की हड्डियों का बढ़ना, शरीर के अंदर जब हमारी हड्डियां बढ़ती हैं ना, तो हड्डियों का बढ़ना वृद्धि है। लेकिन हड्डियों के बढ़ने से कार्य क्षमता में परिवर्तन आना, ये क्या है, ये विकास है। एक छोटा बच्चा एक पानी से भरे हुए गिलास को उठा नहीं सकता, उठा लेगा क्या, नहीं उठाएगा। छोटा बच्चा है, अगर वो बच्चा क्या है, छोटा है, तो पानी से भरा हुआ गिलास नहीं उठा सकता। क्यों, क्योंकि उसके जो हाथों की जो हड्डियां हैं ना, जो मांसपेशियां हैं, वो अभी तक मैच्योर, परिपक्व नहीं हुई। जब तक बच्चा परिपक्व नहीं होगा, आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। लेकिन कुछ समय के बाद बच्चा जो है गिलास को उठा लेता है, क्योंकि हाथों में क्या आ गई, मैच्योरिटी। तो जब मैच्योरिटी आ गई, वो विकास है। और हड्डियां का जो बढ़ गई, मांसपेशियों का जो विकास हो गया, वो वृद्धि है। तो वृद्धि जो है वो विकास का एक पार्ट है। वृद्धि किसका एक पार्ट है, विकास का एक पार्ट है। आपने वृद्धि विकास के बारे में खूब पढ़ा है एस्टेट के अंदर। तो बच्चे की वृद्धि को समझने में और विकास को समझने में ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है सीखने के अनुभव। सीखने के अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस, कि बच्चा जो है वो सीखेगा तो उसको किस तरह के अनुभव होंगे। अगर उसको अनुभव पॉजिटिव होंगे तो बच्चा विद्यालय में राजी राजी आएगा, खुशी खुशी, और वो पढ़ेगा। अगर उसको अनुभव नेगेटिव हो रहे हैं सीखने के, तो विद्यालय में नहीं आएगा। तो ये भी एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या है, एक स्कोप है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अप्लाइंग मेथड। अप्लाइंग मेथड, आप क्या करते हो, आप जब बच्चे को पढ़ाते हो तो अनेक मेथड अप्लाई करते हो। अब कौन से बच्चों के लिए क्या मेथड अप्लाई किया जाएगा, ये टीचर की समझ पर डिपेंड करता है। और टीचर को ये बात कहाँ से पता चलेगी, एजुकेशन साइकोलॉजी से, है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी से पता चलेगी। अब एक बात सुनो, कि अगर जिस टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होता, वो एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसके अंदर ड्राइवर ही नहीं है। जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे, बताओ, है ना। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो ज्ञान है वो एक टीचर को होना चाहिए, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ये आपका जो टॉपिक है स्कोप वाला मैंने आपको करवा दिया, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसके बारे में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन, एजुकेशन साइकोलॉजी के फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य। वैसे तो कार्य ये यही मिलते जुलते आएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये करवाना पड़ेगा, नहीं तो आप बच्चों की मेंटेलिटी मुझे पता है, आप कहोगे मैडम जी फंक्शन नहीं हुए जी, फंक्शन नहीं हुए जी, रोज़ का ही आप ऐसे रखोगे। तो ये फंक्शन है, ये मैं आपको कल करवाऊँगी। ये लगभग मिलते जुलते से हैं फंक्शन और स्कोप जो हैं। अरे जो स्कोप है वही तो फंक्शन है लगभग। कोई बात नहीं, फिर भी इसके कुछ अलग से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी इसके फंक्शन के, कि एजुकेशन साइकोलॉजी के क्या क्या फंक्शन है। तो पहली यूनिट के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग व्यवहारवाद की तरफ चलेंगे। ओके, तो चलिए जी, आपका थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों का। जय हिंद, जय भारत।